डॉक्टर जे बी आठवले और मेरा परिचय सम्मोहन के कारण हुआ। जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम मैंने शुरू किया, शुरुआत में ही एक भानामती की केस जांचने के दौरान मुझे सम्मोहन आना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई। अभी अभी संगठन शुरू किया था। नागपुर के एक एरिया में भानामती हो रही थी, कपड़े अपने आप जलते थे, एक लड़की के शरीर पर जो कपड़े रहते थे वो अपने आप फट जाते थे, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती थी। और तब तक भानामती नाम की चीज़ केवल सुनी थी, बचपन में देखी थी, लेकिन उसको हैंडल कैसा करना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर अब्राहम कौर, उन्होंने अपनी 2 किताबों में भानामती की 2 केसेस उन्होंने जो जांची है उसके बारे में लिख कर रखा है। वहां उन्होंने उल्लेख किया था कि जब भानामती की केस करने वाली व्यक्ति सबकॉन्शियस लेवल पर ये सब एक्शंस करती है तो उसको उसका भी पता नहीं रहता है कि अपन क्या कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से वो कर रही है ये जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्मोहन का बहुत उपयोग होता है। सम्मोहन में उस व्यक्ति को डालकर उसके जरिए ये जानकारी निकाली जा सकती है। केवल इतना उल्लेख उसमें था। और ये मेरी पहली केस जो कि मेरे 100% इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका होता है, मैं पहले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर कर काम करता था, कुछ पुलिस केसेस भी कवर की थी, तो मुझे पुलिस के जांच का तरीका क्या होता है इसकी जानकारी थी। उसी जानकारी का उपयोग कर कर मैंने निश्चित किया था कि ये जो 15-16 साल की लड़की है यही सब प्रकार करती है। लेकिन जब उससे पूछा गया, उसको कॉर्नर किया गया, तब उसने नहीं कहा। नहीं कहने के बाद में बहुत हो हल्ला मचा। तब मेरे संगठन के अध्यक्ष और नागपुर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सी जी पांडे अमेरिका से सम्मोहन सीख कर आए थे। अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, अमेरिका से सम्मोहन सीख कर आए हैं। तो इनकी मदद लेने की मैंने कोशिश की। तब उनकी शर्त ऐसी थी कि सम्मोहन में अगर उस लड़की को डालना है तो आप मुझे उसे यूनिवर्सिटी में लेकर आओ। अब वो संभव नहीं हुआ। तब मुझे तीव्रता से लगा कि अगर मुझे कोई अंधविश्वास के क्षेत्र में सक्सेसफुली काम करना है तो मुझे सम्मोहन आना ही चाहिए। थियोरेटिकल सम्मोहन मैं जानता था, प्रैक्टिकली लेकिन मैंने कभी उसका उपयोग नहीं किया था। तो फिर मैंने प्रैक्टिकली सम्मोहन मास्टर करना शुरू किया। प्रयोग करने के लिए हजारों की तादाद में लड़के लड़कियां सहज उपलब्ध होती थी। मेरा भाषण सुनकर जो प्रभावित होते थे उनको मैं आह्वान करता था कि मैं सम्मोहन का एक ऐसा वर्कशॉप ले रहा हूं, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, आपको केवल अनुभव प्राप्त करना और उसका उपयोग शायद आपके स्टडीज़ में भी आप कर पाओगे, इसलिए आप आइए। और बड़े पैमाने पर लड़के लड़कियां आते थे, उन पर मैं प्रयोग करता था और सम्मोहन में जो जो पॉसिबल है वो सब करके मैंने देखा। अब डीप ट्रांस में जो लड़के लड़कियां जाते हैं उनके अनुभव मैं पहले शुरुआत में रिकॉर्ड करता था। अब थियोरेटिकली मैं जानता था कि इस ढंग से हेल्यूसिनेशंस होते हैं, ऐसे अनुभव आते हैं, इनको अनुभूति कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये अनुभूति या ये अनुभव मुझे भी आए ऐसा मुझे बहुत तीव्रता से लगता था, क्योंकि एक जमाने में मैं आध्यात्मिक व्यक्ति था, ऐसी अनुभूतियों के बारे में बहुत सुन रखा था और आज शायद ये अनुभूति प्राप्त कर सके ऐसा तंत्र मैं जानता हूं। तो मुझे बहुत आकर्षण था कि मुझे भी डीप ट्रांस में जाकर ये सब हेल्यूसिनेशंस वगैरह वगैरह प्राप्त हो। मैं सेल्फ हिप्नोसिस की बहुत कोशिश करता था, लेकिन मैं कभी बहुत डेप्थ में नहीं जाता था। उन दिनों में मेरा ज्ञान इस विषय का इतना डेप्थ में नहीं गया था। काफ़ी किताबें पढ़ रहा था, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस शुरू थी, इसलिए मुझे शायद इस बात की पूरी कल्पना नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी व्यक्ति जो बहुत अच्छे ढंग से सम्मोहन का तंत्र जानता है
वो अगर मेरे ऊपर सम्मोहन का प्रयोग करे तो शायद मैं डीप ट्रांस में जाऊंगा। और इसलिए जिनके नाम इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े हैं, ऐसे लोगों से मैं मिलता था, उनके वर्कशॉप में जाने की कोशिश करता था। इन्हीं दिनों में इस विषय का मेरा एक अभ्यास करने का तरीका रहा है कि एक आध विषय के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, उसका विषय का अभ्यास करना है, तो इतने इन डेप्थ में जाओ, इतने इन डेप्थ में जाओ कि पूरी जानकारी अपने को होनी चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र उस क्षेत्र का नहीं बचना चाहिए कि जिसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। तो मेरा काफ़ी अभ्यास बढ़ चुका था। अभ्यास बढ़ चुकने के साथ में मेरी ये जो इच्छा थी कि मुझे डीप ट्रांस का अनुभव प्राप्त करना है, वो भी बहुत बढ़ गई थी। मैं पहले 2-3 ऐसे हिप्नोटिस्ट के तरफ गया था, लेकिन वो उनके वर्कशॉप में जाने के बाद में उनके सिखाने का उनका जो भी ढंग था सिखाने का, साथ में उनका इस विषय का ज्ञान इतना आधा अधूरा था कि मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। और उन्हीं दिनों में बम्बई में मेरे एक प्रोग्राम के लिए मैं गया था। वहाँ पर महाराष्ट्र टाइम्स में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, छोटी सी जाहिरात थी। डॉक्टर JB आठवले करके एक व्यक्ति ने वर्कशॉप सम्मोहन का आयोजित किया था। 2 दिन का वर्कशॉप था। मैं समय एडजस्ट कर पाया, उस वर्कशॉप के लिए गया। अब ये 85-86 की बात है। उन दिनों लोग मुझसे बहुत डरते थे। बुआबाजीचा कर्दन काळ श्याम मानव, इस ढंग की सब जाहिरात होती थी हर जगह पर। और मैं कोई भी बाबा को जाकर बड़े पैमाने पर एक्सपोज करता हूँ और उसका पूरा बैंड बाजा बज जाता है, इस ढंग का वातावरण था। तो लोग काफ़ी डरते थे। तो मुझे लगा कि अगर वर्कशॉप में अपन जा रहे हैं तो थोड़ा शांति से सीखने को मिलना चाहिए, इसलिए अपना नाम नहीं बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने अपना नाम दूसरा कुछ तो भी बता दिया। एडमिशन ली, फीस भरी, एडमिशन ली, वर्कशॉप शुरू हुआ। अब पहला ही इंटरवल जब आया तब तक एक व्यक्ति वर्कशॉप में मेरे थे। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी तो थे नहीं, 20 एक विद्यार्थी थे। वो थे सदानंद जोशी, जो आचार्य अत्रे, मी बोलतोय आचार्य अत्रे करके प्रयोग करते थे। बहुत फेमस ऐसे आर्टिस्ट थे। उनका मेरा अच्छा परिचय था, उन्होंने मुझे पहचाना। शायद उनकी और डॉक्टर JB आठवले की बहुत अच्छी पहचान थी। इंटरवल में वो उनसे बात करने गए, तब शायद मेरे नाम का उल्लेख किया उन्होंने कि श्याम मानव भी इस वर्कशॉप को आए हैं। डॉक्टर साहब को बहुत अचरज लगा, क्योंकि नाम से तो मुझे पहचानते थे। लिस्ट में तो कहीं श्याम मानव का नाम नहीं दिखा है, और श्याम मानव कैसे क्या आ गए। उनको लगा शायद मैंने अपना नाम नहीं बताया और फिर भी वर्कशॉप में मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको एक्सपोज करने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने वर्कशॉप शुरू होते ही मुझे बाहर बुला लिया। बाहर हमारी अच्छी बातचीत हुई। मैंने उनको कारण बताया कि लोग मुझसे बहुत डरते हैं, फिर सब लोग अंडर टेंशन सिखाते रहते क्लास में। मैं नॉर्मली सीखना चाहता था। मैं कोई यहाँ एक्सपोज करने के लिए, बाकी की चीज़ें करने के लिए नहीं आया हूँ। केवल सम्मोहन क्या है, क्या सिखाते हो आप, ये समझने के लिए आया हूँ। वो फिर आश्वस्त हुए। उन्होंने अपनी फ़ीस मुझे वापस की, बोले आपसे पैसे लेना उचित नहीं होगा। और उसके बाद में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि उसी वर्कशॉप में जो पढ़ाया जाता था उसके बारे में मैं बहुत खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ एक डेंटिस्ट डॉक्टर थी। हमारा एक वर्कशॉप में एक क्लास उन्होंने लिया, तो कुछ तो भी बीच में किसी लड़के ने या किसी पार्टिसिपेंट ने बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने एकदम से कहा कि आप बीच में मत बोलिए, डोंट टॉक, ही कैन हियर फ्रॉम देयर, ही हैव एस्ट्रल ईयर्स। अभी वो आप मत बोलिए। क्यों मत बोलिए? क्योंकि ही म्हणजे डॉक्टर JB आठवले, वो दूर से आपकी बात सुन सकते हैं, और उनके पास एक आध्यात्मिक सुनने की क्षमता है, इसलिए वो कहां से भी सुन सकते हैं। अब ये बात मुझे बहुत ही नागवार गुजरी। मुझे लगा कि ये डॉक्टर खुद अंधविश्वासी है, डेंटिस्ट होने के बावजूद, और शायद इसीलिए वो डॉक्टर साहब के बारे में ऐसी बात करती है। फिर डॉक्टर साहब के साथ मेरी दोस्ती बढ़ते गई। बार बार हम मिलते गए। जब भी मैं बम्बई किसी प्रोग्राम के लिए आता था तो उनसे मिले बगैर नहीं जाता था। अक्सर रात को मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में मैं जाता था। रात को 11 बजे 12 बजे जाने के बाद में हमारी गपशप चलती थी, खाना भी होता था।
मेरे लिए सबसे इंटरेस्ट की बात थी, पहले तो इंटरेस्ट की बात थी कि मैं डीप ट्रांस का अनुभव लूँ, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरे ध्यान में आ गया कि इनका नॉलेज की बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊँ। वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत कुछ मैं इम्प्रेस हो जाऊँ, और बाकी भी उनके जो टीचर्स थे उनमें कोई ऐसा नहीं था। तो जिस उद्देश्य से मैं आया था वो उद्देश्य तो रह गया वहीं पर। लेकिन चलो, ये आदमी बहुत अच्छा ज्ञान इस विषय का रखने वाला व्यक्ति है, खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, उनकी पत्नी कुंदा जी आठवले ये भी एमबीबीएस डॉक्टर है। दोनों इंग्लैंड में सीखने के लिए गए। सम्मोहन हिप्नोटिज्म सीखते सीखते वहाँ पर वो पढ़ाने लगे और 9 साल तक वो वहाँ पर थे, जो हिप्नोथेरेपी करते थे, साथ में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को हिप्नोथेरेपी सिखाते थे। ऐसा अनुभव उनके पास में था। अब इंग्लैंड जैसे देश में, लंदन जैसे शहर में इतना बड़ा काम करने का अवसर जिस व्यक्ति को मिला है, वहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है इस क्षेत्र में, तो उनकी जानकारी काफ़ी सटीक रहती थी। उन्होंने काफ़ी किताबें भी मुझे दी पढ़ने के लिए, वो किताबें भी मैंने पढ़ी। उसके पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ चुका था तो उसमें मुझे नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आसान लैंग्वेज में एक टोटली एक कंपाइल्ड सम्मोहन का अच्छा ज्ञान उसमें से प्राप्त होने की गुंजाइश प्राप्त हुई। यानी मुझे नया नहीं मिला, लेकिन एक ही जगह सब कंपाइल्ड किया हुआ ज्ञान मिला, ये महत्व की बात मुझे लगी। तो इस ढंग से हमारी गपशप चलते रहती, चर्चाएं होती। मेरे पहले दिन से मेरे ध्यान में आया था कि डॉक्टर जे.बी. आठवले को आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बहुत आकर्षण है और वो बहुत मानते हैं। अब मैं तो खुद पहले आध्यात्मिक व्यक्ति था ही, आध्यात्म का गहन अध्ययन भी किया था। मुझे खुद बहुत अच्छा आध्यात्मिक पुरुष बनना था, उसमें जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सब कुछ मेरे जीवन में प्राप्त करना था। और सभी आध्यात्मिक लोगों के बारे में मेरे मन में आदर भी रहता था और एक थोड़ा सा अपनापन भी रहता था कि अपने जैसे ही पहले जैसे मैं था उसी ढंग के ये लोग हैं। तो इस कारण उनकी काफ़ी बातें अनसाइंटिफिक जो बोलते थे उसके बारे में इतना ही लगता था कि ये आदमी डॉक्टर है, हिप्नोथेरेपिस्ट है। जो हिप्नोथेरेपी जानने के कारण मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के हर सवाल का जवाब समझ पाता हूँ, लोगों को समझा पाता हूँ, उसी क्षेत्र का एक तज्ञ व्यक्ति होने के बावजूद ये व्यक्ति कैसे अंधविश्वासी हो सकता है, ये सवाल मुझे हमेशा मेरे सामने रहते थे। लेकिन इसके बावजूद हमारी दोस्ती कायम रही। उनके माता पिता जी बहुत बूढ़े थे। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि ये जो अंधविश्वास का तुम कार्यक्रम करते हो, ये कार्यक्रम मेरे माता पिता जी के लिए घर में करो, क्योंकि वो तो बाहर आ नहीं सकते आपके प्रोग्राम में सुनने के लिए। उनकी उम्र ऐसी है कि जगह से हिलना उनके लिए मुश्किल है। मैं मेरे ज़िंदगी में कभी किसी के लिए प्राइवेट प्रोग्राम नहीं करता हूँ, आज तक नहीं किया था। लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर साहब इतना आग्रह कर रहे हैं तो अपन ने करना चाहिए। तो केवल उनके माता पिता के लिए उनके घर में टोटल 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम मैंने उनके सामने किया। अंधविश्वास के क्षेत्र में जो चमत्कार हम कर लोगों को बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो लेकर तो पूरी की पूरी चीज़ें जो लोगों के सामने रखते हैं वो मैंने रखे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स हुए। उनके कुछ जो उनके हॉस्पिटल के कर्मचारी थे वो भी उसमें सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर जे.बी. आठवले, डॉक्टर कुंदा आठवले वो भी हाजिर थे। इस ढंग से वो प्रोग्राम उनके घर में हुआ। धीरे धीरे हमारी चर्चाएं जब चलने लगी, मुझे धीरे धीरे ध्यान में आया, क्योंकि उन्होंने सब एक बार किताबें देने के बाद में उनके पास कहने के लिए सम्मोहन उपचार के बारे में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए उसके बारे में अब ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी। चर्चाएं होती थी आध्यात्म के बारे में। फिर हमारा हमेशा बहस चलती थी, ये सच है, ये झूठ है। इस ढंग से हमारी 4-5 साल तक चली मित्रता। फिर 89 के आखिरी का समय है या फिर 90 की शुरुआत होगी, मैं डॉक्टर जे.बी. आठवले के यहाँ ऐसे ही रात को देरी से खाना खाने के लिए गया। जैसे ही हमारे खाना खाने के बाद में हम कॉफ़ी लेने के पहले बैठे थे चर्चा करने के लिए, तब उन्होंने मुझसे कहा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म मैं करना चाहता हूँ आपके शरीर में। बोला ठीक है, करके देखिए आप। उन्होंने मेरा हाथ ऐसा लिया, अपना हाथ ऊपर से ऐसा रखा और पूरी एकाग्रता से काफ़ी समय ऐसा हाथ करके रहे और फिर बोले ट्रांसफ़र हो गई। बोला नहीं जी, मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ कुछ भी। अब मुझे एक तरफ हंसी आ रही थी कि आदमी खुद हिप्नोथेरेपिस्ट है, मैं हिप्नोथेरेपी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखता हूँ। अब ये ऐसा हाथ पकड़ कर हैं, मेरा हाथ ऐसा है, उसके ऊपर ये हाथ ऐसा रख कर कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो रही है, आपको फील हो रहा है। ये सजेशन है, मैं अगर स्वीकारना नहीं चाहूँ तो मुझे कभी फील ही नहीं हो सकता है।
तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो सजेशन है, मैंने अगर तय किया है कि मेरे को नहीं फील करना है तो मुझे फील ही नहीं होगा। नहीं, बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जो मेरे हाथ की शक्ति है ये पॉजिटिव शक्ति है, ये एनर्जी मैं आपके हाथ में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके शरीर में जाए तो, लेकिन वो आपके हाथ के पास नहीं पहुँच रही है। इसके बेसिक कारण ऐसा है कि आपकी नेगेटिव शक्ति है वो उसको कैंसिल कर रही है। आपके हाथ से जो नेगेटिव पावर निकल रही है उसके कारण वो कैंसिल हो रही है और इस कारण आपको अनुभूति नहीं आ रही। फिर मेरी और उनकी थोड़ी चर्चा हुई, मैं बहस नहीं कहूँगा इसको, चर्चा कहूँगा। चर्चा में मैंने उनको समझाने की कोशिश की, बोले ये कारण नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बोलकर उन्होंने सीधा ध्यान लगाना शुरू किया। बोले मैं आपकी जानकारी निकाल कर आता हूँ। इसके पहले थोड़ी एक बात हो चुकी थी, वो भी मुझे आपको बतानी चाहिए, वो भी बहुत महत्व की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्यों इन बातों पर ऐसा विश्वास रखते हो, ये सजेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम कितने बाबाओं के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आप हमेशा आध्यात्मिक क्षेत्र में संशोधन करने के नाम पर कई बाबाओं को सैंक्शन देते हो कि इस बाबा में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है, उस बाबा में उतनी आध्यात्मिक शक्ति है। जब भी और मेरी आपकी चर्चा हुई है, उन बाबाओं के नाम आपने बताया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस बाबा को तो मैंने इसी जमाने में यहाँ एक्सपोज किया था। फिर आपने कुछ बाबाओं के ऐसे नाम मुझे सुनाए थे कि जिनको मैंने एक्सपोज नहीं किया था उस समय तक, लेकिन उसके बाद में मैंने उनको भी एक्सपोज किया है। अब मुझे बताइए कि आप कहते हो कि उनमें इतनी पॉजिटिव आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें इतनी पॉजिटिव आध्यात्मिक शक्ति है, और जब मैं उसको जांचने को जाता हूँ, परखने को जाता हूँ, उसको आह्वान देता हूँ और उसके बाद में जो भी कुछ होता है उसके बाद में वो पूरी तरह से पराभूत होता है, कोई शक्ति सिद्ध नहीं कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? बोले इसी का मैं कारण ढूंढता हूं, और इसलिए वो ध्यान में चले गए। ध्यान में जाने के बाद में काफी समय उस अवस्था में रहे। साथ में कुंदा जी आठवले थी, वो भी बहुत सीरियसली ध्यान में जो बैठे तो हाथ जोड़कर बैठी थी। मैं वैसे ही बैठा था। मेरे साथी थे प्राध्यापक एन कुलकर्णी, उनको हंसी आ रही थी, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, और मैं उनको बार बार बता रहा था कि आपको चुप रहना है, बिल्कुल आपको कुछ इस ढंग से कुछ ऐसा वातावरण यहाँ तैयार नहीं होना चाहिए कि ये चर्चा अधूरी रह जाए। फिर भी वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। काफ़ी समय बाद डॉक्टर साहब ने आंखें खोली, डॉक्टर JB आठवले ने, और वे मुझसे कहने लगे मैं आपके पूरे पुराने जन्मों में गया था। गए जन्म में आप शूद्र थे, बहुत तपश्चर्या कर रहे थे, और तपश्चर्या करते करते आपने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली, इतनी नेगेटिव शक्ति आपने प्राप्त कर ली कि उसके कारण उस परिसर के जो भी ब्राह्मण लोग थे वो बहुत डर गए और उन्होंने आपको मार डाला। आपका जीवन तो खत्म हुआ, लेकिन जो शक्ति आपने प्राप्त की थी वो सब शक्ति आप साथ में लेकर इस जन्म में आए हो। और फिर गए जन्म में जो भी आपके विरुद्ध ब्राह्मणों ने किया था उसका बदला लेने के लिए आप इस जन्म में अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम आपने शुरू किया है, और उस जरिए सब ब्राह्मणों का निर्धालन कर कर आप चल रहे हो और सब बाबाओं को एक्सपोज कर रहे हो। अभी ये बाबा आपके सामने क्यों एक्सपोज हो जाते हैं? क्योंकि आप में जो नेगेटिव शक्ति जो आपने गए जन्म में प्राप्त की वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, करीबन 95% है। तो जैसे ही आपके सामने कोई भी बाबा आ जाता है या बाबा के सामने आप आ जाते हो तो आपके नेगेटिव शक्ति के कारण उसकी जो भी पॉजिटिव आध्यात्मिक शक्ति होती है वो हमेशा 95% के नीचे होती है, इसलिए वो खत्म हो जाती है और आपके सामने वो कुछ भी कर नहीं पाता है और प्रभावहीन हो जाता है, और इस कारण उसका हमेशा पराभव होता है। अब ये बात सुनकर तो मुझे अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन मैं जाहिर तौर पर से या जाहिर तरीके से तो हंस नहीं पाता था। अब ये कथा तो मुझे याद आई एकदम से कि रामायण की ये कथा है। शंभुक शूद्र था, वो तपश्चर्या कर रहा था और तब उसको राम ने मार दिया था क्योंकि वो तपश्चर्या करता है। यही कहानी यहाँ आकर मुझे डॉक्टर साहब ने अलग ढंग से बनाई है, और वो भी कहा कि गए जन्म में जो कुछ हुआ वो मैं जाकर देख कर आया हूँ और उसके आधार पर आपको कह रहा हूँ। अब इन सब बातों पर तो मेरा विश्वास था ही नहीं, नेचुरली मुझे कुछ उसमें से सच्चाई दिखने की गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने चर्चा को कंटिन्यू रखा। मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा, भाई कोई तो बाबा होगा जिसमें 95% क्षमता होगी कि जो मेरे सामने अपनी आध्यात्मिक शक्ति सिद्ध कर कर बताए।
डॉक्टर साहब ने बोला कि फिर ठीक है, मैं ज़रा जांचता हूँ, और फिर वो ध्यान लगा कर बैठ गए। काफ़ी समय बाद उन्होंने आंखें खोली और मुझसे कहा कि मैं पूरी दुनिया प्रदक्षिणा कर कर आया, पूरे पृथ्वी को मैंने जांच लिया, हिमालय का कोना कोना मैंने जांच लिया, अभी तक कोई भी ऐसा बाबा नहीं है कि जिसकी शक्ति 95% के ऊपर हो और आपके सामने भी उसकी शक्ति टिक सके और आपका पराभव हो सके। ऐसा कोई बाबा इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है, इसलिए पूरे ज़िंदगी भर आपका कभी पराभव नहीं हो सकता है। इतनी निगेटिव शक्ति आपने ज़्यादा प्राप्त की है। ये सब बात सुनने के बाद में मेरा उत्साह ही पूरा ठंडा हो गया। हमने कॉफ़ी वगैरह पी, अच्छी बात की, और उसके बाद में मैं वहाँ से निकल कर आ गया। और उसके बाद में मेरा उत्साह नहीं बचा कि डॉक्टर JB आठवले के साथ में जाकर अभी बातचीत करे, चर्चा करे, क्योंकि नॉलेज वाइज कुछ मिल नहीं रहा था। दूसरी बात, इनके साथ में वही बातें करो। तीसरी बात, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी इतना अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, इतना अंदर धंस चुका है कि इसको बाहर निकालना भी संभव नहीं, क्योंकि नॉलेजेबल एक तरफ आदमी था और दूसरी तरफ हम कुछ समझाने के बाद भी कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी मैत्री तो कायम रखी, फ़ोन पर हमारी बातें होती रही, लेकिन मैंने जाना करीबन छोड़ दिया। उसके बाद में 1 साल के दरमियान मेरा एक नासिक का मित्र है, वो ओरिजिनली वैसे जादूगर है। वो मेरी तरफ से भी सम्मोहन सीखा है, अरुण चाफेकर उसका नाम, और डॉक्टर साहब की तरफ से भी वो सम्मोहन सीखा है। तो दोनों के वर्कशॉप का सदस्य रहने के कारण अपने आप को दोनों को गुरु मानता है। तो एक दिन वो मुझे नासिक में मिला और कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब ने, सर आजकल डॉक्टर साहब ने बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की है। मतलब क्या हुआ रे? वो बोले कि इस टाइम मैं डॉक्टर साहब की तरफ गया था, डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि मैं अभी त्राटक शक्ति का प्रयोग तेरे सामने कर कर बताता हूँ। उन्होंने सामने टेबल पर एक घड़ी रखी और मुझे कहा कि थोड़ी देर में मेरी आंखों की शक्ति से ये वाइब्रेट होने लगेगी। और डॉक्टर साहब एकाग्रता से उसके तरफ देखते रहे, त्राटक करते रहे। आंखों के जरिए एक एकाग्रता से देखना, उससे त्राटक होता है, तो त्राटक करते गए। और थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद, वो घड़ी थड़थड़ 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 थड़ ऐसी करने लगी, वाइब्रेट करने लगी। क्या डॉक्टर साहब ने अपनी आंखों की शक्ति और जिसको त्राटक विद्या कहते हैं उसकी शक्ति बढ़ा ली, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा ली, ऐसा वर्णन कर कर मुझसे कहने लग गया। अब मैं खुद ये काम शुरू करते वक्त मैजिशियंस का जो क्लब होता है, एक साउथ इंडियन क्लब का मैं सदस्य बना। वो इंटरनेशनल क्लब है। उनके क्लब की कुछ प्राथमिक शर्तें होती है, वो मैंने पूरी की। मुझे उनका सदस्य बनना इसलिए भी आवश्यक था कि वो जो मैजिशियंस की जो ट्रिक्स होती है, सभी ट्रिक्स की मुझे जानकारी चाहिए। और मैजिशियन का एक नियम होता है कि अपने बिरादरी के अलावा, यानी जो मैजिशियन है उसके अलावा दूसरे किसी को वो ट्रिक्स बताते नहीं हैं। इसलिए मुझे सदस्य बनना पड़ा। मेरा इंटरेस्ट केवल इतना था कि मैजिशियंस जो भी करते हैं वो सब ट्रिक्स, सब ट्रिक्स मुझे मालूम चाहिए, कैसे करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे की ट्रिक क्या है, उसके पीछे का जो भी तंत्र उपयोग में लाते हैं वो तंत्र क्या है, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं सदस्य बना, वो सब चीज़ें जान ली, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर कहीं मैं बार बार उनके सम्मेलन जो होते थे साल में एक बार, उसमें बार बार नहीं जाता था, लेकिन बीच बीच में समय मिल गया तो जाता था। लास्ट ईयर के सम्मेलन में मैं गया था और मैंने देखा था कि वहाँ पर घड़ियाँ बेचने के लिए आई है। ऐसी घड़ियाँ कि जिसमें टाइम सेट किया जाने के बाद में वो वाइब्रेट होती है। तब वाइब्रेशन होने वाली कोई चीज़ थी नहीं। आजकल तो हमारे सभी के मोबाइल वाइब्रेट होते हैं, तो हमको इसमें कोई अचरज लगता नहीं है। लेकिन ये बात 91 की है, तब तो भारत में वाइब्रेशन का प्रकार मालूम ही नहीं था लोगों को। तो नेचुरली घड़ी वाइब्रेट होती है, ये चमत्कार लगना स्वाभाविक था। मुझे मालूम था कि ऐसी घड़ियाँ मार्केट में आ चुकी है, मैजिशियंस के पास ऐसी घड़ियाँ है। हालांकि मेरी भी इच्छा हो गई थी कि एक आधी घड़ी मैं ले लूँ, लेकिन तब वो एक घड़ी 5,000 रुपये की थी। इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने ली नहीं थी। मेरे ध्यान में आ गया कि डॉक्टर JB आठवले अब लोगों को बनाना शुरू करते हैं, लोगों को बना रहे हैं। ये जो प्रयोग उन्होंने किया वो वाइब्रेट होने वाली घड़ी पर ही उन्होंने किया है, क्योंकि आंखों की शक्ति से कोई व्यक्ति इस ढंग से कोई चीज़ को हिला नहीं सकता, वाइब्रेट नहीं कर सकता है। और मुझे तो फर्स्ट हैंड मालूम था कि इस ढंग की घड़ियाँ आ चुकी है, और डॉक्टर साहब के इंटरनेशनल संबंध है तो उनके पास आना वो बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत धक्का पहुंचा। मैंने ये मेरे मित्र को मेरा जो कहना है, जो आपके सामने अभी कह रहा हूँ, वो उसके सामने भी मैंने रखा कि डॉक्टर साहब ने अभी लोगों को ठगना शुरू किया है। और मेरी मान्यता थी आज तक की,
5 साल हो गए थे उसकी मेरी पहचान होकर। इन 5 सालों में मेरी ये मान्यता थी कि ये आदमी आध्यात्मिक बहुत कुछ जानना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में संशोधन करना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र को एक्सप्लोर करना चाहता है, अंदर से बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है। और वो जो भी उनका सम्मोहन का ज्ञान है, वो सम्मोहन का ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र को लगाना नहीं चाहते, इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र की कई अनुभूतियों का अर्थ जो प्राप्त हो सकता है उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण वो अंधविश्वासी बने हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये सेट कल्पना है कि ये जो भी हम साइंस में सीख रहे हैं, सम्मोहन विज्ञान में सीख रहे हैं, उसके निष्कर्ष उधर उपयोग में नहीं लाने चाहिए। इस कारण इनकी सब गड़बड़ी है, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा मैंने कई बार उनके सामने भी ये बात रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे फिर लगता था कि ठीक है, आदमी अंधविश्वासी है, अध्यात्म के बारे में उनके दिमाग में इतना प्रेम है, मन में इतना प्रेम है कि उस कारण वो अंधविश्वासी बने हैं, लेकिन व्यक्ति अंदर बाहर से एक प्रामाणिक व्यक्ति है, ऐसा मुझे तब तक लगता था। लेकिन ये अनुभव सुनने के बाद में ये जो मेरा लगना था कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, वो भ्रम भी टूट गया। और फिर मैंने किर्लोस्कर करके एक मैगज़ीन था, उसमें पहले मैंने नौकरी भी की थी। वो मैगज़ीन अभी उसमें हर महीने में एक कॉलम में लिखता था, क्योंकि वो मंथली होने के कारण महीने भर बाद ही वो कॉलम प्रसिद्ध होता था। उसमें एक आर्टिकल लिखा डॉक्टर जे.बी. आठवले के बारे में, जो कुछ ये अनुभव था ये सब अनुभव भी लिखा, और उसके साथ में लिखा कि डॉक्टर जे.बी. आठवले अब बाबा बनने की दिशा में प्रवास कर रहे हैं। अगर मैं मानता हूँ ये बात अगर सच है और सही में डॉक्टर जे.बी. आठवले बाबा बनने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो डॉक्टर जे.बी. आठवले बहुत बड़े बाबा बनेंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में जो भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं उसका जो निचोड़ है वो है सम्मोहन शास्त्र। ये जो हिप्नोथेरेपी है, हिप्नोटिज्म है, उसके तो ये बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट है। अगर ऐसा व्यक्ति बाबा बनेगा तो बाबागिरी के क्षेत्र में वो सभी तंत्रों का उपयोग करेगा, सम्मोहन के अपने ज्ञान का उपयोग करेगा, और उस ज्ञान का अगर उपयोग कोई एक्टिवली करेगा तो वो बहुत बड़ा बाबा बनेगा, आचार्य रजनीश से भी बड़ा बाबा बनेगा। क्योंकि आचार्य रजनीश के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें जानता था। खुद आचार्य रजनीश बहुत अच्छा सम्मोहन जानते थे, शुरुआत के दिनों में हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस भी करते थे। बाद में उनको ऐसा लगा कि मेडिटेशन नाम को जितना आकर्षण है, मेडिटेशन नाम को जितना एक पूरे दुनिया में एक रिकग्निशन है, उतना कुछ अच्छा रिकग्निशन सम्मोहन का नहीं है। उन्होंने सम्मोहन नाम छोड़ दिया और बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर मेडिटेशन का नाम लेकर पूरे दुनिया पर उन्होंने राज किया। ये मुझे पता था, बड़े बाबा बने, ये मुझे पता था। ये उसी ढंग से डॉक्टर जे.बी. आठवले बहुत बड़े बाबा बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगा और मैंने लिख कर रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।